Welcome back to the channel, guys. So today we'll be studying about the triarchic theory of intelligence. So the triarchic theory is given by Robert Sternberg, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी के साथ साथ क्रिएटिविटी और लव की थ्योरी भी दी है. ठीक है, इन्होंने एज अ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी सर्व किया है इन 2003. एंड ये जो ट्रियार्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, इट इज़ अ नॉन फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किसी भी तरीके के फैक्टर एनालिसिस का यूज़ नहीं करा है एंड ये अपने आप में ही एक मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है. मल्टी डायमेंशनल थ्योरी का मतलब क्या है कि एक ऐसा एस्पेक्ट या एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम एक से ज़्यादा डायमेंशंस की बात करते हैं या एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस के बारे में हमें बताया है, विच इज़ प्रैक्टिकल, डिस्टिंक्ट एंड एनालिटिकल. डिस्टिंक्ट को ही हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं. एंड इन्होंने एज अ साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है. तो स्टर्नबर्ग ने अपनी जो थ्योरी है वो 1985 में दी थी. एंड ये आइडिया उन्होंने तब क्रिएट करा या उनके मन में तब आया जब उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस का, दैट इज़ स्पीयरमैन के जी फैक्टर का अपोजिशन किया. ठीक है, वो स्पीयरमैन से डिसएग्री करते थे और उनका मानना था कि सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं हो सकता बिहाइंड इंटेलिजेंस, बल्कि बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के. एंड जनरल फैक्टर से उनका मानना सिर्फ इतना था कि यहाँ पे स्पीयरमैन जो हैं वो सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस की ही बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात नहीं हो पा रही. इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो रिएक्ट कर पाए और जिस भी वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसमें वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए. ठीक है, तो इन्होंने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा फोकस करा. इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी जो ये ट्रियार्किक थ्योरी है इसमें तीनों पर्सपेक्टिव लिए गए हैं रिगार्डिंग एकेडमिक या प्रैक्टिकल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस. ठीक है, एक बार आप इस फ्लो चार्ट को देख लेंगे. यहाँ पे हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस दे रखा है. एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में हम अपनी एवरीडे लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस भी तरीके से अडेप्ट करते हैं सिचुएशंस के साथ या सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालते हैं, वो हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आ जाता है. एंड लास्ट हमारे पास आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, दैट इज़ कि किस तरीके से हम अपने एक्सपीरियंसेस की हेल्प से अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को या दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, यहाँ हमारी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है. अब ये हम देख लेंगे काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस जिनकी इन्होंने बात करी. तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. तो कुछ चीज़ें अगर स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है तो आप अपने नोट्स में उन्हें ऐड कर लेंगे. वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग आई एम एडिंग दोज थिंग्स. तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को ही हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं. एंड ये हमारी जो है ये एक एबिलिटी है हमारी कि हम किस तरीके से लोगों के साथ अपने बाहर के एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं, हम कहीं ना कहीं शेप कर पाते हैं और सेलेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को. ठीक है, हम किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं नए नए एनवायरनमेंट्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल बीइंग अ स्टूडेंट, आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हो, आप अपने घर से कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हो या कॉलेज से किसी जॉब सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपका टोटली एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है. तो वहाँ आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आपका बोलने का क्या तरीका है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों को कितना इन्फ्लुएंस करते हो, आप लोगों से कितना इन्फ्लुएंस होते हो. तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है या उसके अंडर आ जाती हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे 3 मेजर चीज़ें पूछी जाती हैं हमारे नेट के एग्ज़ाम में, दैट इज़ अडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग. तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आती हैं. अडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम जैसा भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी अपने घर से किसी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड से कॉलेज में गए जहाँ पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया जाता या आप पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. तो आपको तो घर पे अपनी ऐसी आदत नहीं थी, बट वहाँ जाके क्योंकि आपको ऐसा एज अ स्टूडेंट आपको वैसा रहना पड़ेगा, तो आप
धीरे धीरे अडेप्ट करने लग जाओ, आप उसी एनवायरनमेंट में खुश होने लग जाओ और आप रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम लगने लगे, ठीक है, या आपका ध्यान उनसे हटे। तो ये हमारा दिखाता है कि कितने प्रैक्टिकली हम इंटेलिजेंट हैं, कि हमें कैसा भी एनवायरनमेंट मिले भाई हम अडेप्ट कर लेंगे नो मैटर व्हाट। सेकंड आता है हमारे पास सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आप आपके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है उसको सेलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि भाई मुझे तो किसी शांत जगह पर जाना है, एंड आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैं नहीं चाहता कि भाई बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैं जाऊँ, मैं बस एक दो दोस्त बनाना चाहता हूँ, या मैं बहुत आइसोलेट रहना चाहता हूँ। सो कहीं ना कहीं यू आर सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो आप ऐसी ही जगह जाओगे या ऐसे ही लोगों से मिलोगे जो कहीं ना कहीं आपसे या आपके जैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करा ताकि आपको उस क्राउड को भी फेस ना करना पड़े या उस सोशल एंग्जाइटी को फेस ना करना पड़े, एंड कहीं ना कहीं आपने ईज़िली सेलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से एनवायरनमेंट। एंड लास्ट आता है शेपिंग का कॉन्सेप्ट। शेपिंग का मतलब क्या है कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हो आप उस एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से ढाल लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, आप बहुत बोलते हो, आप बहुत टॉकेटिव हो, आप बहुत हंसी मजाक करते हो, आपका नेचर बहुत जॉली है, तो आप कहीं भी गए किसी नए इंसान से मिले या किसी नए ग्रुप में आप एंटर करें तो आपने उन सबको अपने जैसा बना लिया, या आपने अपने इस टैलेंट की हेल्प से, ठीक है, आपने लोगों को हंसाना स्टार्ट कर दिया, यू स्टार्ट टू एंटरटेन पीपल, और कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ अच्छा लगने लगा। तो क्या करा आपने आपने अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। सो दिस इज़ वेयर वी यूज़ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब आता है हमारा सेकंड, दैट इज़ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है कि हमारी एबिलिटी टू यूज़ एन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी नॉलेज हमारे पास पहले से ही मौजूद है, हम किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, नए नए तरीक़ों से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी तरीके से अपने तरफ से उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, नई सिचुएशन से डील करते हैं। दिस इज़ वेयर वी कैन अप्लाई क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है ऑटोमेशन का, ठीक है। ऑटोमेशन का आपने नाम सुना होगा। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को ईजी बना जाते हैं, ईजी बनाते रहते हैं आफ्टर रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपको गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल लगती थी, बट ड्यू टू प्रैक्टिस, ड्यू टू डूइंग इट एवरी डे, आपने क्या किया, आपने उस हैबिट को या एक तरीके से उस स्किल को बहुत इजी बना लिया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, और अब आप ऑटोमेटिकली अपने आप, आपका हाथ गियर पे जाता है, ठीक है, आपका पैर एक्सेलरेशन पे जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, आपने उसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस को अधिकतर हम लोग चीज़ों में इंसाइट के तौर पे यूज़ करते हैं, कि जब हमें किसी भी चीज़ का सल्यूशन ढूंढना होता है या फिर हमें किसी यूनिक सिचुएशन में अडेप्ट करना है, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ के सिंथेसिस में, किसी ऐसी नॉवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जहाँ हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो वहाँ हम इस क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है हमारे पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस कहाँ है, कहाँ यूज़ होती है, स्पेशली इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो जनरली हमारे आईक्यू, जो स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट होते हैं वो मेजर करते हैं। एंड ये एसेंशियली हमारी एकेडमिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है, जहाँ पे हम एकेडमिक्स में अपने स्कोर्स को देखते हैं, हम कितने पढ़ाई में अच्छे हैं, बुरे हैं, एवरेज हैं, और हम कितना चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं, समझ पाते हैं, हमारे प्रिपरेशन के दौरान हम कितना अच्छे से पढ़ पाते हैं, कितना रिकॉल कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे एनालिटिकल इंटेलिजेंस में आती हैं। अब यहाँ पे भी 3 चीज़ें आती हैं, यू कैन नोट इट डाउन, विच इज़ मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है। मेटा कंपोनेंट का मतलब क्या है, मेटा कंपोनेंट का मतलब है मेटा कॉग्निशन, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं और उससे एक आउटकम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेटा कंपोनेंट का जो है वो काम है।
सेकंड आते हैं हमारे पास परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हम अधिकतर बात करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं, हमारी परसेप्चुअल प्रोसेसिंग कैसी है, हम कितना उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिट्रीव कर पा रहे हैं या वहाँ से उसे निकाल पा रहे हैं, ये हमारे परफॉर्मेंस का पार्ट होता है। एंड नॉलेज एक्विजिशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हम कंपैरिजन करें, हम एनकोड करें और कंबाइन करें चीज़ों को, ठीक है। तो नॉलेज को जब हम एक्वायर करेंगे, हम किस तरीके से एक्वायर करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले हम उस नॉलेज को कंपेयर करेंगे विद द प्रायर नॉलेज कि भाई कहीं हम वही पुरानी चीज़ तो नहीं पढ़ रहे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम उसकी एनकोडिंग करेंगे कि हाँ ठीक है, ये कोई नई चीज़ है और अब इसको हमें एनकोड करना है, और फिर कहीं ना कहीं हम अपनी उसको पुरानी नॉलेज के साथ कंबाइन करके एक अच्छा आउटकम निकाल पाएंगे। सो दिस इज़ वेयर वी यूज़ आर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड कई बार ये पूछी जाती है, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस थ्योरी। और लास्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से कौन से कल्चर फेयर और कल्चर बायस्ड हैं। तो हमारा जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है इट इज़ कल्चर फेयर, एंड बाकी के दोनों ही जो हैं वो कल्चरली बायस्ड के अंडर आते हैं, ठीक है। So this is for today. Thank you so much for watching the video. Do like and please subscribe the channel. Thank you.